नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के दी कॉन्सेप्ट टॉक में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म के ऊपर एक कॉन्सेप्ट टॉक की है। आज हम राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर लगभग 30 मिनट की ये बातचीत करेंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है तो मेरा विचार है कि सबसे पहले आपको व्यवहारवाद के ऊपर जो कॉन्सेप्ट टॉक हमने की है उसको देखना चाहिए, ताकि आप इस पृष्ठभूमि को समझ सकें जिसमें ये अवधारणाएं विकसित हुई हैं, चाहे राजनीतिक संस्कृति हो या फिर इससे रिलेटेड दूसरी अवधारणाएं जिनकी आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि इस वीडियो को बनाने में जो हमने ये पीपीटी और वीडियो तैयार किया है, कौन से रेफरेंस टेक्स्ट यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले एसपी वर्मा की एक किताब है मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, हिंदी में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। एचसी वर्मा हरिश्चंद्र वर्मा की एक किताब है मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ओपी गावा की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा। धर्मवीर महाजन सर की किताब है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, हिंदी में राजनीतिक समाजशास्त्र। मुखर्जी और रामास्वामी यानी कि सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की किताब है थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके अलावा जेसी जौहरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आमंड की किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। मॉरिस जॉन्स की द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इंटरनेट सोर्सेज यूज़ किए गए हैं और खुद का जो एनालिसिस और जो अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये हमने इसलिए भी इसको लिस्टेड करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों से कभी कोई सवाल पूछा जाए कि मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी के ऊपर मेजर सोर्सेज कौन से हैं स्टडी और लर्निंग के, तो आप लोग आसानी से बता सकें। अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीति विज्ञान में बिहेवियरल रिवोल्यूशन की उपज और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का परिणाम है। व्यवहारवाद से पहले की तुलना सरकारों, संस्थाओं और उनकी कानूनी संवैधानिक स्थिति की तुलना है। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि आप ये जानते हैं अरस्तु को हम तुलनात्मक राजनीति का पिता कहते हैं, और राजनीति विज्ञान का जनक भी मूलतः उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयास किया था, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो उसका रिवोल्यूशन का यानी क्रांति का या संविधानों के परिवर्तन का सिद्धांत है, जिसमें उसने 158 देशों के संविधानों की केस हिस्ट्रीज तैयार करके एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, और वो रिवोल्यूशन के या जो संविधान में होने वाले परिवर्तन है उनके मूलभूत कारणों की तरफ पहुंचा था। लेकिन प्रायः 1950 या अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहें तो व्यवहारवाद से पहले की जो तुलना है राजनीति विज्ञान में, वो मूलतः स्ट्रक्चर्स की तुलना है, संस्थाओं की तुलना है, सरकारों की तुलना है और उनकी कानूनी संवैधानिक स्थिति की तुलना है। वास्तव में जो तुलनात्मक व्यवस्था है या तुलना का करने का जो विचार है, जो प्रक्रिया है, वो तुलनात्मक राजनीति बना व्यवहारवादी क्रांति के साथ, और उसके बाद कैसे इसको आगे समझेंगे। इस अवधारणा का प्रयोग विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना और ख़ासतौर से वहाँ पर नव स्थापित लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्थिरता की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया गया था। आपको मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के आसपास और उसके बाद लगभग एक दशक में दुनिया भर के बहुत सारे देश आज़ाद हुए उपनिवेशवादी शासन से, और इनको हम उनकी सामान्य विशेषताओं के कारण तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो में बातचीत करेंगे। तो इन देशों में जैसे जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुई तो क्या वो चल पाएंगी, कितना चलेंगी, उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर है या नहीं है, इस सब को जानने के लिए नई अवधारणा गढ़ी गई पॉलिटिकल कल्चर। और आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान की नेचर को इंटरडिसिप्लिनरी बनाया था, अंतर अनुशासनात्मक बनाया था, और इसका मुख्य भाव ये है कि हमको शोध करते समय और टीचिंग लर्निंग के समय यदि दूसरे विज्ञानों में विकसित पद्धतियों और कंटेंट कॉन्सेप्ट्स थियरीज़ का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो इसको करने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। ठीक ऐसा ही इसका विपरीत यानी वाइस वर्सा भी हो सकता है, दूसरे विज्ञान भी राजनीति विज्ञान से सीख सकते हैं। तो व्यवहारवादी क्रांति ने एक तो राजनीति विज्ञान की नेचर को इंक्लूसिव बनाया, उसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाया, और दूसरा उसने राजनीति की यथास्थिति जो वस्तु स्थिति है उसके एनालिसिस और उसके विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया था। इसीलिए नई अवधारणाओं की ज़रूरत पड़ी, और ख़ास तौर से ये अवधारणाएं समाजशास्त्र यानी समाज विज्ञान सोशल साइंसेस से आई। इनमें जो अवधारणाएं हैं मुख्यतः वो हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल बिहेवियर,
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल वायलेंस और पॉलिटिकल चेंज। ये वो अवधारणाएं हैं जिन्होंने हेल्प की, और ये इसीलिए विकसित भी की गई ताकि तीसरे विश्व के देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं अभी अभी स्थापित हुई थी तो उनका विश्लेषण किया जा सके, उनके लिए मॉडल्स तैयार किए जा सकें, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए कुछ मॉडल्स बनाए जा सकें, जैसे बने भी। पहला आप सिस्टम थियरी का नाम सुनते हैं या इनपुट आउटपुट थियरी भी कहते हैं उसको, और दूसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। और भी कई सारे अप्रोचेज हैं। तो ये वो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने एक मंच पे रखा है, जो व्यवहारवादी क्रांति के साथ आई ताकि तृतीय विश्व और ख़ासतौर से जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम का भी हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस कर सकें, वहाँ पे लोकतांत्रिक संस्थाओं के पनपने की कितनी संभावनाएं हैं इसका पता लगा सकें। इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो लगातार पूछी जाती हैं, इनको हमने एक सीरियल ऑर्डर में रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि इनको इसी तरीके से याद कर सकें। सबसे पहली किताब जो इस विचार से जुड़ी कि कल्चर और वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कोई रिलेशन हो सकता है, वो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835, अलेक्सी द टॉकविल की किताब है। इसमें इन्होंने उन कारणों का विवरण दिया था जो यूएसए में लोकतंत्रीय गणराज्य को कायम रखने में सहायक सिद्ध हुए थे। तो उसमें कहीं ना कहीं हमको बहुत शुरुआत में पॉलिटिकल कल्चर और जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, इन दोनों के बीच कोई कोरिलेशन है ये देखने को मिला। दूसरी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स 1962। सैमुअल ई फाइनर ने ये किताब लिखी और इसमें इन्होंने राजनीति में जो सेना का रोल है उसका विश्लेषण किया, जैसा उसके टाइटल से भी लग रहा है। हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो सैनिक होता है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया 1964, मॉरिस जॉन्स। इसको मैंने पहली वीडियो में भी अंडरलाइन किया था कि व्यवहारवादी क्रांति के बाद जब इसका विस्तार हुआ, राजनीति के अध्ययन का विस्तार हुआ तीसरे विश्व के देशों तक, तो अमेरिका के खास तौर से बहुत सारे जो राजनीति वैज्ञानिक थे वो दुनिया भर के बहुत सारे देशों में गए और उसमें भारत में भी कुछ लोग आए। मॉरिस जॉन्स एक बड़ा नाम है, मायरन वीनर हैं और भी रिचर्ड एल पार्क वगैरह की कुछ किताबें हैं, इनको देखेंगे आगे भी। तो मॉरिस जॉन्स की किताब है, इसका हमने आगे भी एनालिसिस किया है। इन्होंने राजनीति की 3 भाषाओं की बात की है जिनका वर्णन आगे है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965, लूसियन पाई और सिडनी वर्वा की किताब है। इसके अलावा है द सिविक कल्चर जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है और इसका सबटाइटल भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है लगातार। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस 1963। इसी किताब में इन्होंने सिविक कल्चर यानी नागरिक संस्कृति नाम की एक अवधारणा को प्रतिपादित किया था। हालांकि राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो 1956 में एक आर्टिकल छपा था आमंड का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से, उसमें उन्होंने प्रतिपादित की है। लेकिन सिविक कल्चर का कंसेप्ट देने वाले विद्वान का नाम है आमंड और वर्वा। एक किताब है सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड डेमोक्रेसी 1978, ये ब्रियान बेरी की है, जो इस बात पे डिबेट करती है बेसिकली कि किसी जगह पर किसी देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अगर एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो वहाँ की कल्चर ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक होती चली जाती है। इसके विपरीत एक तर्क ये भी है कि कहीं पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के पनपने के लिए किन्हीं देशों में वहाँ पर कल्चर का डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है। इसमें ये डिबेट है। इसके अलावा द सिविक कल्चर रिविजिटेड 1980, आमंड और वर्वा की किताब है। ये रिविजिटेड का मतलब है कि इन्होंने 5 देशों की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया था और उसमें लोकतंत्र की जो स्थिति है उसका एनालिसिस किया था। 1980 में इन्होंने अपने जो मूल प्रस्थापनाएं थीं, बेसिक अजम्पशंस थी, इनकी प्रिपोजिशंस थी, उन पे पुनर्विचार किया है, इसलिए इस किताब का नाम है रिविजिटेड। आमंड और वर्वा की ही है, इसकी कहानी पूरी आगे है। पॉलिटिक्स एंड कल्चर, वर्किंग हाइपोथेसिस फॉर ए पोस्ट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1989, ये माइकल रियोन की किताब है। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक संस्कृति वास्तव में कहते किसको हैं। एक किताब जो इससे रिलेट करती है बहुत महत्वपूर्ण है, दी सोशल सिस्टम 1951 में,
टॉलकट पॉर्सन्स की किताब है। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत अनेक उप प्रणालियाँ होती हैं जिनमें राजनीतिक प्रणाली भी है, और इसी को आधार बना के गैब्रियल आमंड ने संस्कृति की संकल्पना में से एक उप संस्कृति की तलाश की जिसका सीधा संबंध उस राजनीतिक उप प्रणाली से था, और जिसको बाद में हमने राजनीतिक संस्कृति कहा। तो राजनीतिक संस्कृति की ज़रूरत बेसिकली इसलिए पड़ी इस कॉन्सेप्ट की, ताकि हम जो तीसरे विश्व के देश हैं उन देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई, और ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुई थीं। लेकिन आपने देखा कि बहुत से देशों में या तो वो सैनिक तंत्र में परिवर्तित हो गई, या फिर एक दलीय प्रधान प्रणाली में परिवर्तित हुई, या फिर एक दल का शासन में परिवर्तित हो गई। तो इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे पनप सकती हैं, कहाँ पे पनपती हैं और क्या इन देशों में पनप सकेंगी, इस अवधारणा का प्रयोग किया गया। और इसकी टेस्टिंग बहुत सारे देशों में की गई, जिसमें 5 देशों के तो मैंने आपको एक साथ नाम लिए दी सिविक पॉलिटिकल कल्चर किताब में, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। तो पॉलिटिकल कल्चर में बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी देश के लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के कैसे बिलीफ रखते हैं, कैसे विश्वास रखते हैं, कैसा अभिमुखीकरण यानी ओरिएंटेशन रखते हैं। अगर वो ये मानते हैं कि हाँ पॉलिटिकल सिस्टम से हमारा लेना देना है, पॉलिटिकल सिस्टम हमको अफेक्ट करता है, हम उससे प्रभावित होते हैं और उसको कर भी सकते हैं, तो ऐसा, और उसमें सहभागिता भी करते हैं ये लोग, तो ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को हम लोग पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। यदि लोगों में जागरूकता तो है, जानकारी तो है, लेकिन लोग अपने आप को शक्तिहीन पाते हैं, ये उनके अंदर ये भाव है कहीं ना कहीं कि हम नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, जानते तो हैं लेकिन परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, और हमारा कोई खास प्रभाव उसमें नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो एक तीसरा, हालांकि वो पहला है, हम लोग नीचे से बात कर रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम, ऐसा देश जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि भाई कोई भी सरकार हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपना कमाना अपना खाना है ना, सरकारें आती जाती रहती हैं, हम पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जैसी होती हैं सब सरकारें। तो ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को हम लोग पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर यानी संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे। तो उसका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बेसिकली पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, जो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर की तरफ जाता है। भारत में हम सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर से पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो ये एक एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस की ज़रूरत थी कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को गढ़ें और अलग अलग देशों में क्वेश्चनियर या शेड्यूल या साक्षात्कार जिस भी माध्यम से फैक्ट इकट्ठा करके क्वेश्चंस पूछ करके हम वहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर के स्टेटस का पता लगा सकें। तो राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश के लोगों के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्य, अभिविन्यास और व्यवहार का योग है। किसी एक पॉलिटिकल सिस्टम में रहने वाले जो लोग हैं वो उसके प्रति कैसा विश्वास रखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है उसको लेके, उनके वैल्यूज़ क्या हैं और उनका ओरिएंटेशन और बिहेवियर कैसा है, इस सब को मिला के हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सर्वप्रथम 1956 में जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आमंड ने किया। आमंड वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में व्यक्ति अपने आप को कहाँ रखता है। दूसरे शब्दों में बिल्कुल सिंपल इस बात को समझें, आमंड और वर्मा ने जो किताब लिखी ये सिविक कल्चर के नाम की, इसमें इन्होंने बेसिकली यही सवाल पूछे जो 4-5 सवाल हैं। सबसे पहली बात, व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या आशा रखता है, क्या वो आशा रखता भी है या नहीं है, अपने काम में राज्य की क्या भूमिका समझता है, क्या वो समझता है कि सरकार के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, क्या वह समझता है कि सरकार को बनाने और हटाने में उसकी कोई भूमिका है। संक्षेप में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उसका ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास क्या है, यही राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। अब ये जो राजनीतिक अभिविन्यास है ये बेसिकली 3 प्रकार का बताया गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जरूरी है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये किताब लिखी गई द सिविक कल्चर के नाम से, तो इसमें इन लोगों ने जो 5 नेशंस हैं, ये भी लगातार कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, इसमें इन्होंने ब्रिटेन का, यूएसए का, इटली का, जर्मनी का और मैक्सिको का स्टडी किया। जर्मनी आप जानते होंगे कि उस समय एक दीवार थी जर्मनी की, उस 2 जर्मन जो देश है वो 2 भागों में बटा हुआ था,
वेस्ट और ईस्ट में। तो ये बेसिकली जो स्टडी है ये वेस्ट जर्मनी की है उस समय। हालांकि बाद में 1989 में उस दीवार को गिरा दिया गया और जर्मन अब एक राष्ट्र हो गया, लेकिन उस समय जब ये किताब लिखी गई थी 1963 में और स्टडी हुई तो वो वेस्ट जर्मनी की गई थी। इन पांचों देशों में से ब्रिटेन, यूएसए में डेमोक्रेसी है, इटली और जर्मनी में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन मैक्सिको में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, आमंड और बर्वा ने प्रत्येक देश के 1000 रेस्पोंडेंट्स को चुना और उनको क्वेश्चनेयर भेजी। क्वेश्चनेयर में बेसिकली 3 प्रकार के या 3 सेट्स थे क्वेश्चंस के जो पोस्ट किए गए, और उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस का जो सेट था उसमें थे कॉग्निटिव क्वेश्चंस, यानी कि जो बेसिकली सामान्य जानकारी से संबंधित थे, और दूसरे थे अफेक्टिव क्वेश्चंस और तीसरे थे इवेल्युएटिव क्वेश्चंस। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव क्वेश्चंस में फैक्चुअल नॉलेज और जो बिलीफ सिस्टम है उसका टेस्ट किया गया। अफेक्टिव क्वेश्चंस में फीलिंग्स अबाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम टेस्ट किया गया। तीसरा, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल सिस्टम का आउटकम है, बेसिकली पॉलिसीज़ हैं, डिसीजंस हैं, उनको लिया गया है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज हैं ये सब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तीसरा, एवेल्युएटिव क्वेश्चंस भेजे गए जिसमें पब्लिक ओपिनियन से संबंधित सवाल पूछे गए, और जो पॉलिटिकल सिस्टम जो डिसीजन कर रहा है, जो पॉलिसीज़ बना रहा है, उनको लेकर के उनके जजमेंट्स क्या हैं इस पे सवाल किए गए। और इसके आधार पर इन्होंने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात की। सबसे पहले पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। इसमें इन्होंने देखा कि लोगों के पास जो सामान्य लोग हैं वो बेसिकली इग्नोरेंस है, उनमें अज्ञानता है, कहीं ना कहीं बहुत कम जानकारी है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के और उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। उसी का परिणाम ये हुआ है कि जो इन्वॉल्वमेंट है उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो बहुत कम से कम रहा है। ये आमतौर पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उनमें पाया गया, परंपरागत समाजों में पाया गया। दूसरा, पॉलिटिकल कल्चर में जो डिवीज़न है, दूसरा उसमें सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर यानी कि प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति आती है। इसमें इन्होंने देखा, पाया कि काफ़ी विस्तृत नॉलेज है लोगों को, लेकिन वो उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो सहभागिता है, और ये तो आप बेहतर समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में सहभागिता करना केवल वोट डालना नहीं है। वोट डालना एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है जिससे हम पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसके अलावा चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, रैलियां करना, विरोध प्रदर्शन करना, धरने करना, आंदोलन करना, अपना राजनीतिक दल बनाना, राजनीतिक दलों का सदस्य होना, सरकार की आलोचना करना, सरकार का समर्थन करना, विपक्ष में रहना, ये सब भी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने की गतिविधियां हैं। तो उनका जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल सिस्टम में वो बहुत कम रहा, और उनमें एक पावरलेसनेस की फीलिंग देखी गई। उनमें ऐसा देखा गया कि वो लोग सोचते थे कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सरकार बनाने में और बिगाड़ने में बदलने में हमारी कोई खास भूमिका नहीं है। तीसरी, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो एवेल्युएटिव क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। इसमें इन्होंने देखा कि लोगों को नॉलेज भी है पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। दूसरा, वो उनकी विलिंगनेस भी है, उनके अंदर एक इच्छा भी है कि हाँ वो पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं उनको प्रभावित करें, पॉलिसीज़ को प्रभावित करें, और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ वो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रिफ्रेम कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं, और अपने हिसाब से, अपने हितानुसार पॉलिसीज़ भी बनवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस विलिंगनेस के चलते अगर ये एक्स्ट्रा विलिंगनेस है तो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ओवरलोड भी आ जाता है, अतिभार भी आ जाता है, और अगर अतिभार आता है और उसको पॉलिटिकल सिस्टम ठीक से मैनेज नहीं कर पाता तो इससे अनस्टेबिलिटी की संभावना हो सकती है। यहीं पे ये तो किताब जो 1963 की है वो है। 1980 में इन लेखकों ने दोबारा से जब अपनी किताब को रिविजिट किया तो इन्होंने इस किताब में ये कहा था कि जो ब्रिटेन और यूएसए हैं ये पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर से भी आगे की अगर बात करें तो सिविक पॉलिटिकल कल्चर के उदाहरण है। सिविक पॉलिटिकल कल्चर को भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे अभी। लेकिन 1980 में इन्होंने ये कहा कि वियतनाम देखा, जब वियतनाम मामला देखा, अमेरिका को पीछे लौटना पड़ा उससे, और असंतोष अमेरिकी लोगों में देखा, छात्र आंदोलन हुए 1960s में, और उसके बाद
1970 की आर्थिक मंदी के कारण सरकार में जो भरोसा था लोगों का उसमें कमी आई। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो कल्चर है उसका चेंज नहीं आया। वैसे भी ये विरोध जो था बेसिकली वो सरकार से ज़्यादा उस रूलिंग पार्टी के प्रति था, इसलिए उस ये रिविजिट में भी हालांकि इन्होंने कहा तो कि विश्वास में कमी आई है ब्रिटेन और यूएसए में भी सरकारों को लेकर के, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर का चेंज आ गया हो, वहाँ पे सिविक पॉलिटिकल कल्चर की जगह पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर आ गई हो, ऐसा नहीं था। इसको हम लोग और थोड़ा सा आगे समझेंगे। एक बात जो अभी हम कर रहे हैं सिविक पॉलिटिकल कल्चर की, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आमन वर्मा ने अपनी पुस्तक सिविक कल्चर में दिया ये कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल ब्रिटेन और अमेरिका है इसके। इसमें इन्होंने ये बताया कि सिविक पॉलिटिकल कल्चर डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, लिबरल डेमोक्रेसी के लिए सबसे उपयुक्त अप्रोप्रिएट कल्चर है और ये तीनों संस्कृतियों के उपयुक्त तत्वों का मिश्रण है। इसमें से उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मतलब कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल कल्चर को सिविक पॉलिटिकल कल्चर बनाते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन, राजनीतिक समानता हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों लोगों के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में, और दूसरा उनका पार्टिसिपेशन भी हो। और अभी मैंने पार्टिसिपेशन किन किन भूमिकाओं में हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, ये विस्तार से बताया। दूसरा बैलेंस बिटवीन एक्टिवनेस एंड पैसिविटी ऑफ सिटीजन्स, अभी मैंने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ओवरलोड और उससे उत्पन्न होने वाली अनस्टेबिलिटी की बात की थी। तो सिविक पॉलिटिकल कल्चर की ये निशानी है कि यहाँ पर लोगों की एक्टिवनेस में यानी सक्रियता में और पैसिविटी यानी निष्क्रियता में एक बैलेंस रहता है। इसको ऐसे समझें कि अगर जो सरकार कोई डिसीजन दे रही है या सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, कोई कानून बना रही है, तो सब लोग अगर सभी मामलों पे सक्रिय विरोध करने लगें, सक्रिय समर्थन करने लगें, आंदोलन धरने प्रदर्शन करने लगें, विरोध जताने लगें, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ओवरलोड क्रिएट करता है। इसके साथ साथ यदि बिल्कुल पैसिव हो जाएं तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को घटाता है। तो होना क्या चाहिए आदर्श स्थिति में, सिविक कल्चर के लिए सही स्थिति ये है कि जब कभी किन्हीं लोगों के हितों पे आँच आए तो वो लोग अपने हितों के लिए सक्रिय हो जाएं। सब लोग सभी मामलों पे अगर सक्रिय हो जाएंगे, विरोध करेंगे, धरने प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो ये मुश्किल पैदा कर देता है। तो इन दोनों के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस बिटवीन कंसेंसस एंड डिसेंट। सभी मामलों पे सर्वसम्मति हो ये भी जरूरी नहीं है, और सभी मामलों पर विरोध जताया जाए ये भी जरूरी नहीं है। इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विधि का शासन हो, सब लोगों में विश्वास हो कि विधि सबके लिए समान रूप से काम करती है, वो किन्हीं जाति, किन्हीं धर्म, किन्हीं पहचान विशेष के लोगों के लिए, किन्हीं सरकारी ऑफिसर्स के लिए विशेष झुकाव नहीं रखती है। जब लोगों में ये भावना होगी कि हाँ वो भी विधि के सामने वैसे ही हैं जैसा कोई धनवान व्यक्ति है, जैसा कोई अधिकारी है, तो ये सिविक पॉलिटिकल कल्चर की निशानी बनता है। तीनों प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हमने बेसिकली जाना। पहला पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर यानी संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरा पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर यानी दूसरा है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, ये थोड़ा सा मिसफ्रेम हो गया है, और तीसरा है पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, पहला भौगोलिक स्थिति, दूसरा उपनिवेशवादी प्रभाव, तीसरा निर्जातीय विभिन्नताएं, चौथा सामाजिक आर्थिक ढांचा, और पांचवा है परिवर्तन और निरंतरता। ये वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो किसी देश की पॉलिटिकल कल्चर को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल कल्चर कैसी होगी। उपनिवेशवादी प्रभाव का एग्जाम्पल हम आज भी देख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो परंपराएं विकसित हुई राजनीति में और ख़ासतौर से प्रशासन में, वो उनमें से आज भी बहुत सी बनी हुई हैं। इसके साथ साथ जितनी निर्जातीय विभिन्नताएं होती हैं भारत में आप खूब देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी हमारी पॉलिटिकल कल्चर पे फ़र्क पड़ता है। सामाजिक आर्थिक ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पर लोगों में संपन्नता आ जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति के प्रति, पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के प्रति एक कहेंगे एक शिथिलता का भाव या एक उपेक्षा का भाव आ जाता है। लोग अपने मुद्दों पर, अपने आर्थिकी पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और इन सब पे चिंता कम करते हैं। हरिशंकर परसाई का एक व्यंग आपने सुना होगा कि आधी बेरोजगारी व्यक्ति की जब ख़त्म हो जाती है, जब उसकी नौकरी लगती है और बेरोजगारी संपूर्णता में ख़त्म हो जाती है,
जब व्यक्ति के भाई की भी नौकरी लग जाती है। तो सामाजिक आर्थिक ढांचा भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। परिवर्तन और निरंतरता एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति क्या है और इसका स्टडी किन लोगों ने किया है। इसमें सबसे पहला मत है मॉरिस जोन्स का, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, 1964 में उन्होंने एक किताब लिखी और इसमें इन्होंने ये कहा कि भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है उसको हम 3 भाषाओं यानी 3 लैंग्वेजेस या 3 मुहावरों, 3 फ्रेजेस, 3 इडियम्स के दायरे में लेकर के उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसके हिसाब से समझ सकते हैं। और इसमें इन्होंने ये कहा कि भारत में 3 भाषाएं राजनीति की समानांतर रूप से चल रही हैं। सबसे पहली है आधुनिक यानी मॉडर्न लैंग्वेज, दूसरी है परंपरागत यानी ट्रेडिशनल, और तीसरी है संत सुलभ यानी कि सेंटली, जो मुहावरा है संत सुलभ यानी सेंटली, संतों जैसा। इसमें उन्होंने ये कहा कि भारत में जितनी राजनीतिक संस्थाएं हैं, संविधान है, कानून है, न्यायालय हैं, संसद है, प्रशासन है, समाचार पत्र हैं, इंग्लिश और हिंदी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका जो ढंग है, उनकी जो शैली है, उनकी जो भाषा है, उनके जो मुहावरे हैं वो कैसे हैं, बहुत आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं, जो रीसेंट अपडेट्स हैं बिल्कुल। चाहे वो वेस्ट कंट्रीज़ की बात करें हम लोग या डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल उसी से मैच करती है। दूसरी एक मुहावरा या शैली बताई उन्होंने राजनीति की, परंपरागत शैली। ये बेसिकली उन समाजों में है जो राजधानी से दूर हैं। इसमें परंपरागत समाज हैं, जाति प्रथा है, अस्पृश्यता जैसी चीज़ें हम भारतीय राजनीति में देख सकते हैं। तीसरा बताया इन्होंने संत सुलभ मुहावरा यानी कि सेंटली, और इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया विनोबा भावे का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं कि विनोबा भावे का एग्जाम्पल मॉरिस जोन्स ने कौन सी भाषा या शैली को डिफाइन करने के लिए किया है, या संत सुलभ मुहावरे को डिफाइन करने के लिए कौन सा किस विद्वान का या किस सक्रियकर्ता का उन्होंने उदाहरण लिया है। तो इसमें विनोबा भावे का नाम आएगा। हालांकि इसके एग्जाम्पल्स और जो मैंने समझा जेपी हो सकते हैं, जयप्रकाश नारायण, और महात्मा गांधी भी हो सकते हैं। दूसरा जो विचार है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है मायरन वीनर का। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा सिडनी बर्वा की एडिटेड बुक में। बुक का टाइटल था पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965, और इसमें इनका एक आर्टिकल है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, मैंने एक बार पढ़ा था लाइब्रेरी में। 1965 में जो किताब एडिटेड हुई उसमें एक आर्टिकल है इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर, और इसमें इन्होंने बताया कि भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। भारत में 2 राजनीतिक संस्कृतियां पैरेलल हैं, एक है एलिट पॉलिटिकल कल्चर और दूसरी है मास पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि अभिजन राजनीतिक संस्कृति और दूसरा जन राजनीतिक संस्कृति। अभिजन राजनीतिक संस्कृति को इन्होंने बताया कि जो लोग राजधानी में, सरकारों में, प्रशासन में बड़े ऊंचे पदों पर हैं, उनका पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल अलग है, और जो आम जनमानस है, जन सामान्य है, उनका पॉलिटिकल कल्चर अलग है। तो 2 पॉलिटिकल कल्चर की बात करने वाले विद्वान हैं भारत में मायरन वीनर। इनकी दूसरी किताबें भी आपने सुनी होंगी, भारत में स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर इनका बहुत अच्छा काम है, और एक पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के नाम से इनकी किताब है, वो बहुत पॉपुलर रही है। एक बुक इंडियाज़ पॉलिटिकल सिस्टम है रिचार्ड एल पार्क की, ये भी अच्छी किताब है, आप लोग कभी देखें। तो ये वो किताबें हैं जो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। माइकल रियान की किताब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, ए वर्किंग हाइपोथेसिस फॉर ए पोस्ट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। तो ये पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बेसिक बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें कहनी थी वो ये है कि राजनीतिक संस्कृति बेसिकली सामान्य संस्कृति का ही एक भाग है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कटा हुआ या अलग भाग है। सच तो यह है कि हमारे राजनीतिक मूल्य और विश्वास, हमारे अभिविन्यास, हमारा राजनीतिक व्यवहार जो बनता है, इसको तय करने में हमारी सामान्य राजनीतिक संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने सामान्य जीवन में ईमानदारी का समर्थक है, किन्हीं वैल्यूज़ का समर्थक है, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो अपने राजनीतिक जीवन में भी अमूमन वैसी ही वैल्यूज़ का समर्थक होगा। तो हम पॉलिटिकल कल्चर को, जो कॉमन कल्चर है, उससे बिल्कुल काट के नहीं देख सकते। वर्बा ने जर्मनी के अपने अध्ययन में ये पाया था कि जर्मनी और इंग्लैंड के जो विकास के पथ हैं उनमें रात दिन का अंतर है। जर्मनी ने अपनी बहुत सी परंपराएं छोड़ दी और केवल उन्हीं परंपराओं को चुना जो नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था की
क्रियाशीलता के लिए आवश्यक थी। इसके विपरीत ब्रिटेन अपनी परंपराओं के बोझ से दबा हुआ है। आज भी हम देख सकते हैं ब्रिटेन में परंपराओं के कारण ही वहाँ पर लोग सदन के अलावा जो दूसरा सदन है, उच्च सदन है, वहाँ पे लार्ड सभा है जिसमें वंश परंपरागत लॉर्ड हुआ करते थे। हालांकि अब उस प्रथा को रोका गया है और वहाँ पर अभी भी क्राउन होता है, सम्राट साम्राज्ञी होते हैं जो राजतंत्र की निशानी है। हालांकि वो राजतंत्र बहुत काम चलाऊ सा राजतंत्र है, उसमें कोई बहुत विशेष शक्ति नहीं है, ना निरंकुश राजतंत्र है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक और पॉइंट जो छूट रहा है वो ये है कि ग्रामसी एक विचारक है, आपने देखा सुना होगा, इसको हम नव मार्क्सवादी की श्रेणी में रखते हैं। उसने ये कहा कि पूंजीवाद अब नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से खुद को लेजिटिमेट कर ले रहा है और उन्होंने अपनी हेगेमनी की एक अवधारणा है, उसमें ये कहा कि उदारवादी देशों में जो राजनीतिक समाजीकरण है जिसके माध्यम से पॉलिटिकल कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र की जा रही है, कह रहा वो तो पूंजीवादी मूल्यों के हृदयंगमन की प्रक्रिया के रूप में देखता है उसको। कह रहा कि ये राजनीतिक समाजीकरण कुछ नहीं है बल्कि उदारवादी जो वैल्यूज़ हैं, जो लिबरल डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ हैं, जो पूंजीवाद की यानी कैपिटलिज्म की वैल्यूज़ हैं, ये लोगों के दिल और दिमाग में, उनके ब्लड में, उनके रक्त में, उनके मूल्य विश्वास परंपराओं में प्रोई जा रही हैं, उनमें समा दी जा रही हैं, उनमें उनको विस्तार दिया जा रहा है, उनको फैलाया जा रहा है। तो इसने इसकी आलोचना की। ये है पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। अगली वीडियो में हम किसी और तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे। एक पॉल हम लोग इस पर डालेंगे किस टॉपिक पे आप लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। तो मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।